नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राम राम। टेली गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एमडी वैष्णव आज आपके सामने लेके आया हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव कार्यकी का एक पार्ट श्वसन तंत्र। मित्रों, हमने पहले उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले देखिए श्वसन क्या होता है। प्रत्येक सजीव है वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं, दैनिक क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए आहार ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, भोजन के घटक होते हैं, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट आदि। ये अणु जटिल अणु होते हैं। अब इन अणुओं को ऊर्जा में बदलने के लिए इनका ऑक्सीकरण करना आवश्यक होता है। तो उन घटकों का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उस ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है वो श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडलीय जो गैस है उसको हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और अपने श्वसन तंत्र के माध्यम से ऊतकों तक, कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और वहां पर भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी प्रोडक्ट होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है और उस ऊर्जा के द्वारा शरीर की विभिन्न दैनिक गतिविधियों को पूर्ण किया जाता है। तो मित्रों, श्वसन क्या होता है इसको अपन दो पार्ट में समझते हैं। श्वसन के दो भाग होते हैं, निःश्वसन और उच्च श्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना, फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों के द्वारा फेफड़ों से आगे रुधिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना और ऊतकों में वो ऑक्सीजन काम आ जाती है, उपयोग में ले ली जाती है और वहां पर जो CO2 गैस निर्मित होती है वो CO2 गैस का परिवहन करके रुधिर है वापस उसको फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़ों में से ये दूसरी जो उच्च वसन की क्रिया है इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम को मानव कार्य कहते हैं। अब उस सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं उन भागों के बारे में मैं आपके सामने लिख देता हूं। उसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो है नासिका। दूसरा पार्ट है वो है मुख। मुख के बाद में तीसरा पार्ट आता है वो है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के बाद में श्वास नली। श्वास नली देखिए, यह है अपनी श्वास नली। श्वास नली के बाद में श्वास नली के दो भाग हो जाते हैं, उनको कहते हैं श्वसनी। श्वसनी के बाद में आती है श्वसनिका। श्वसनिका। श्वसनिका के आगे की संरचनाएं होती है उनको कहते हैं वायु कूपिकाएं। और वायु कूपिकाओं के बाद में सबसे मुख्य जो श्वसन तंत्र का भाग होता है वो होते हैं फेफड़े। और फिर एक और भाग होता है जिसका नाम है डायफ्राम। तो मित्रों देखिए, ये जो मानव का जो श्वसन तंत्र है उसके मुख्य भाग है वो आपके सामने मैंने लिखे हैं। अब देखिए कैसी इसकी संरचना होती है और ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है नासिका, नाक जिसको कहते हैं।
नासिका का सबसे बाहरी अग्रभाग है वो दो छिद्रों के रूप में खुलता है, जिनको नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल बोलते हैं, जो एक जोड़ी दो नासा छिद्र सभी मनुष्यों में पाया जाता है। अब ये जो नासा छिद्र है, इसके माध्यम से ऑक्सीजन समृद्ध जो वायु है, वायुमंडल से जो ऑक्सीजन समृद्ध वायु है उसको अंदर लेते हैं। जैसे ही वायु अंदर प्रवेश करती है तो नासा छिद्र है अंदर एक नासा गुहा के रूप में खुलता है। नासा गुहा का मतलब नाक के अंदर का खाली स्थान, ये नासा गुहा है। ये वाला नाक के अंदर के खाली स्थान को नासा गुहा कहते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन समृद्ध वायु अंदर ली जाती है तब इस नासिका के अंदर वाली जो सतह है वो श्लेष्मिक सतह होती है। श्लेष्मिक का मतलब चिकनी, उसके ऊपर श्लेष्मिक चिकने पदार्थ की परत होती है और उस श्लेष्मिक पदार्थ के कारण इस वायु के साथ में आने वाले धूल के कण हैं, पराग कण हैं और अन्य जो ये छोटे मोटे कण हैं वो आते हैं, उन कणों को ये रोकने का कार्य करते हैं। इसके अंदर वाली भित्ति पर रोम पाए जाते हैं, उस रोम के द्वारा भी इस डस्ट और धूल के कणों और पराग कणों को रोका जाता है। इस तरीके से नासा गुहा के अंदर वायु के छनने की प्रक्रिया होती है और शुद्ध छनित वायु अंदर पहुंचाई जाती है। नासा छिद्र, नासा गुहा का अंतिम भाग है वो ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी वह स्थान होता है जहां पर ग्रास नली और श्वास नली दोनों एक साथ खुलती है। ये वाला भाग ये ग्रसनी है। यहाँ पर ये देखो डॉट डॉट मैंने पास में ग्रास नली भी दिखाई है, ये ग्रास नली है और ये है श्वास नली, दोनों ही ग्रसनी के अंदर खुलती है। अब ग्रसनी के तीन भाग होते हैं। ग्रसनी का एक पहला भाग होता है नासा ग्रसनी, दूसरा भाग होता है मुख ग्रसनी और तीसरा भाग होता है कंठ ग्रसनी। तीनों भाग कौन कौन से अभी समझाता हूं मैं आपको। ग्रसनी का वह भाग जो नासा गुहा के अंतिम भाग से जुड़ा होता है। ये नासा गुहा है पूरी, इस नासा गुहा के अंतिम भाग से जुड़ा हुआ ग्रसनी का भाग है वो नासा ग्रसनी कहलाती है। दूसरा मुख गुहा के अंतिम भाग से जुड़ा हुआ भाग होता है वो मुख ग्रसनी कहलाती है। और मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी तथा श्वास नली के बीच का भाग है ये वाला, उसको कहते हैं अपने कंठ ग्रसनी। तो ये ग्रसनी का भाग पूरा हो गया। अब ग्रसनी के नीचे एक यंत्र होता है जिससे हम बोलते हैं, हमारी आवाज निकलती है, उसको कहते हैं स्वर यंत्र या लैरिंग्स भी बोलते हैं इसको, लैरिंग्स। और ग्रसनी को फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स और लैरिंग्स। तो ये लैरिंग्स है, इसके अंदर एक छोटी सी पत्ती जैसी झिल्ली जैसी संरचना होती है और जब हम अंदर से हवा को बाहर इस स्वर यंत्र में से गुजारते हैं तो उसमें कंपन होता है और उस कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हो गया अपना लैरिंग्स या स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के नीचे वाले भाग से एक लंबी नली जुड़ी होती है जिसको श्वास नली कहते हैं। इस श्वास नली की लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, अपनी जो ग्रसनी है इस ग्रसनी के अंदर श्वास नली और भोजन नली दोनों नलियां पास पास में खुलती है ग्रसनी में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो वह आहार हमारे श्वास नली में नहीं जाकर भोजन नली में ही जाए, इसके लिए एक ढक्कन के समान संरचना होती है जिसको हम एपिग्लोटिस या घाटी ढापन कहते हैं, जिसके बारे में मैंने पाचन वाले भाग में भी बताया था। तो वो घाटी ढापन या एपिग्लोटिस है, भोजन नली को खुला रख के श्वास नली को ढक देता है ताकि भोजन है वो सीधा भोजन वाली नली में ही जाए, श्वास वाली नली में नहीं जाए। तो ये हो गई घाटी ढापन की बात। अब श्वास नली की अपन बात करें तो श्वास नली है एक उपास्थल छल्ले जैसी संरचना है, सी आकार के जो छल्ले होते हैं उनसे बनी होती है, उपास्थल छल्ले।
ये छल्ले हैं श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, दबने से रोकते हैं। जब किसी प्लास्टिक की नली में से पानी नहीं निकलता है, पानी वाली नली है वो खाली होती है, तब वो पिचक जाती है। इसी तरीके से हमारी श्वास नली पिचक नहीं जाए, इसके लिए ये उपास्थल सी आकार के जो छल्ले हैं ये इसको पिचकने से रोकते हैं। ये श्वास नली हमारे कंठ में से होती हुई सीधी वक्ष गुहा में से होती हुई फेफड़ों में जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग है वो एक फेफड़े के अंदर पहुंचता है। यानी कि हमारे मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लाल रंग के फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो उन फेफड़ों में ये पहुंचती है। अब ये श्वास नली जो 2 भाग में बंट जाती है आगे जाके, उस प्रत्येक भाग को श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक भाग को श्वसनी कहते हैं। अब ये श्वसनी है आगे जाके और अधिक शाखाओं में बंट जाती हैं। इन शाखाओं को श्वसनिका कहते हैं। श्वसनी को अंग्रेजी में ब्रोंकाई कहते हैं और श्वसनिका को ब्रोंकियोल बोलते हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। अब ये श्वसनिका का अंतिम शिरा है गुब्बारे नुमा, छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचनाओं के रूप में खुलता है, जिनको वायु कूपिकाएं कहते हैं। इन वायु कूपिकाओं के बाहर उसके चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी महीन रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। इन वायु कूपिकाओं की जो झिल्ली होती है बहुत पतली होती है, जो उस रुधिर केशिकाओं के साथ में चिपकी होती है, जुड़ी होती है। और इन वायु कूपिकाओं के माध्यम से ही ये जो ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय होता है। यानी कि ऑक्सीजन गैस है वो रुधिर के साथ मिलती है और रुधिर के साथ लाई हुई CO2 गैस है वो फेफड़ों में आ जाती है। ये वायु कूपिकाओं के माध्यम से होती है। ये वायु कूपिकाएं हैं फेफड़ों के आयतन को और अधिक बड़ा बनाती है। तो इस तरीके से ये जो वायु कूपिकाएं हैं ये फेफड़ों का निर्माण करती है। एक जोड़ी फेफड़े हमारे मनुष्य के वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। दाहिना फेफड़ा होता है वो आकार में थोड़ा छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में थोड़ा अधिक होता है, और जो बायां जो फेफड़ा होता है वो लंबाई में अधिक होता है किंतु चौड़ाई में थोड़ा कम होता है। और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के फेफड़े का भार वजन है वो थोड़ा अधिक होता है। अब इस फेफड़ों के नीचे एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम है पेशियों के माध्यम से पसलियों के साथ में जो अपने वक्ष गुहा में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। उनके साथ में पेशियों के माध्यम से ये झिल्ली जुड़ी होती है जो श्वसन की क्रिया को संपन्न करती है। तो ये हो गई अपने श्वसन तंत्र की संरचना। अब ये श्वसन तंत्र कार्य कैसे करता है देखिए, तो इसके कार्य को संपन्न करने की में महत्वपूर्ण भूमिका ये डायफ्राम निभाता है। पेशियों के माध्यम से जब डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है तब पसलियां ऊपर की ओर गति करती है, और जब पसलियां ऊपर की तरफ फैलती है तब वक्ष गुहा का क्षेत्रफल आयतन अंदर का बढ़ता है, और उस आयतन के बढ़ने के कारण फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में फूलने का स्थान मिल जाता है, और जब फेफड़े फूलेंगे तब बाहर की वायु है वो अंदर आएगी और फेफड़े पूर्ण रूप से ऑक्सीजन युक्त जो वायु है उससे भर जाते हैं। अब देखिए, जब फेफड़े पूर्ण रूप से भर जाते हैं तब ये फेफड़े में से जो ऑक्सीजन गैस है वो रुधिर के साथ मिलती है, और रुधिर में एक प्रकार का पदार्थ होता है, प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन गैस मिल जाती है और एक पदार्थ बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये पदार्थ है रुधिर के साथ में बहता हुआ शरीर के विभिन्न ऊतकों या कोशिकाओं में पहुंचता है।
कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब ऊतकों और कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ये जो O2 ऑक्सीजन अलग हो जाती है। दोनों अलग अलग हो गए, ये O2 है यहाँ पर काम आ जाती है और यहाँ पर जो CO2 बनती है, CO2 वो इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है और यहाँ पर एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि Hg प्लस HgCO2, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सीधा पहुंचता है फेफड़ों में, फेफड़ों में लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ों में जाता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन फेफड़ों में आते ही कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों में आ जाती है और हीमोग्लोबिन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में पुनः जुड़ जाता है और फिर वापस इस ऑक्सीजन को लेके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भर गई। अब क्या होता है, जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड से ये फेफड़े पूर्ण रूप से भर जाते हैं तब डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ गति करते हैं तब पसलियां नीचे की तरफ गति करती है। पसलियां जब नीचे की तरफ गति करेगी तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों के ऊपर दाब पड़ेगा और फेफड़ों के ऊपर दाब पड़ेगा तो फेफड़ों के अंदर भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और जब हवा बाहर की तरफ निकलती है तो इस क्रिया को उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मित्रों, ये आपके सामने मैंने श्वसन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार से बताया, एक्सप्लेन किया। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मेरे प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक है वो गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों।